हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया और सेकंड यूनिट के अंदर हमने कुछ छोटी छोटी बातें की। व्हाट इज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर से रिलेटेड कुछ और बातें की, कौन कौन सा चैप्टर आएगा इसके अंदर वो डिस्कस किया और एसी डीसी से रिलेटेड कुछ बातें की। अब जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम लोग एसी डीसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि कैपेसिटर और इंडक्टर कॉइल के साथ में एसी और डीसी का बिहेवियर कैसा रहता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए क्या बात करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, एसी और डीसी के बारे में। एसी और डीसी के बारे में, तो एसी और डीसी के बारे में जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था वो हमने ये बताया था, क्या बताया था, हमने ये बताया था कि जो डीसी होता है, डीसी, और एक होता है क्या, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, एक डायरेक्ट करंट। तो जो एसी होता है, सॉरी, जो डीसी होता है, डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी 0 होता है और जो टाइम पीरियड होता है इसका वो इनफाइनाइट होता है ना। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन हम लोग, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ वो फॉर्मूले आपको, वो फॉर्मूले जो होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है टाइम जो होता है वो होता है 1/f, ये होता है ना, एक फॉर्मूला तो ये होता है। एक सेकेंड, अगर मैं आपको पहले फॉर्मूले बता दूं, इन सबको हटा के एक बार मैं फॉर्मूले बता देता हूं आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, एक तो होता है टाइम पीरियड, ये होता है 1/f, ये फॉर्मूला होता है एक, तो ये बचपन में पढ़ा होगा। f जो है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, f को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है आवृत्ति की जो यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वो क्या होता है, या तो होता है हर्ट्ज या होता है किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर हर्ट्ज में होता है एक तो, ठीक है। या फिर इसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स जो होता है, ये यहाँ से सेकंड इनवर्स ही तो आएगा क्योंकि टाइम टी का तो क्या होता है, टाइम पीरियड है तो टाइम आएगा, सेकंड में आ गया जैसे मान लो। तो एफ का क्या आएगा, 1/t, 1/t मतलब 1/सेकंड, 1/सेकंड मतलब सेकंड इनवर्स, तो ये सेकंड इनवर्स, ये इसके यूनिट्स होते हैं। क्लियर है, ये होगी बात, समझ में आई। एक दूसरी चीज होती है, एक होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, ये भी रिलेशन होता है। और एक फॉर्मूला जो होता है ओमेगा का वैल्यू, एफ का वैल्यू क्या आ गया, ओमेगा/2π, तो जो टी होता है वो ऐसे भी होता है 2π/ω, ये भी एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। ये ओमेगा है वो भी फ्रीक्वेंसी होता है, ये तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गया। ओमेगा जो है उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति है ये, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि कोणीय आवृत्ति की बात कर रहा है, कौन सी, वो आवृत्ति बोल देता है, इसको भी आवृत्ति बोल देता है, इसको भी फ्रीक्वेंसी बोल देता है। लेकिन इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट, इसका होता है रेडियन पर सेकेंड, ये इसका यूनिट होता है। आई बात समझ में, ओमेगा का यूनिट होता है क्या, रेडियन पर सेकेंड। तो आपको कई बार ये नहीं पता चलता कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो उसको यूनिट देख के पता लगाना होता है। जैसे न्यूमेरिकल आते हैं उसमें ये नहीं बताता कि कौन सा ओमेगा गिवन है कि एफ है, वो फ्रीक्वेंसी बोल देगा, जस्ट आवृत्ति ऐसे बोल देगा कि 30 हर्ट्ज की आवृत्ति है, ऐसे बोला, फ्रीक्वेंसी कितना 30 हर्ट्ज है, या ऐसे बोल दिया कि 30 रेडियन पर सेकेंड का आवृत्ति है, तो इसको भी फ्रीक्वेंसी बोलेगा, इसको भी फ्रीक्वेंसी, दोनों को सेम आवृत्ति बोल रहा है। लेकिन यूनिट देख के आपको पता लगाना होता है कि ये यहाँ पे मतलब आपको एफ गिवन है और ये रेडियन पर सेकेंड, इसका मतलब आपको ओमेगा गिवन है। न्यूमेरिकल में ये बात काम में आती है, समझ में आया, ये इंफॉर्मेशन हो गया, क्लियर है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटी मोटी डिटेल है, वो बड़ी काम में आती है। अब इसके बाद में मैं एसी और डीसी के बारे में बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा एसी और डीसी को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन एसी और डीसी के बारे में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसी का कॉन्क्लूजन लिख रहा हूँ मैं। आप जब नोट्स में छापो तो पहले ये छाप लेना। अभी तक तो मैंने नोट्स के लिए लिखवाया नहीं कुछ, है ना, इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि अभी टॉपिक्स मैंने एग्जैक्टली जिस वे में जो एग्जाम में आएगा उस वे में टॉपिक चालू किया ही नहीं, अभी तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। तो जो है, जैसे डीसी की बात करूँ, डायरेक्ट करंट की,
तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 0, क्योंकि उसके कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो तो चक्कर करते ही नहीं है, साइकिल होते ही नहीं है, उसमें पीरियोडिक मोशन होता नहीं है ना उसमें, ऑसिलेशन। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है इनफाइनाइट। और जो AC होता है, AC इसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, अलग अलग हो सकता है कि आपको 50 फ्रीक्वेंसी कितना भी दे सकता है, 50 हर्ट्ज का, 30 हर्ट्ज का, कितना ना कुछ तो होगा ही वैल्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होता है। और जो टाइम होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो भी इनफाइनाइट नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ वैल्यू होगा। ये चीज़ें आगे जाके बड़ी काम में आएगी, अभी मैं बताऊंगा कैसे। अब यहाँ पे पॉज करके इसको छाप लेना, ये व्हाइट वाला जो लिखा हुआ है ना, ये छापने के बाद में नीचे ये रेड वाला छाप लेना। ये इन्फॉर्मेशन चमकी, अरे काम में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो AC DC के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब मैं AC और DC इंडक्टर कॉइल और इनके साथ में कैसे काम करते हैं, मैं इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि अब आगे जब फिल्टर वगैरह पड़ेंगे ना, उनमें इंडक्टर कॉइल लगाएंगे, प्रेरक कुंडली, संधारित्र, कैपेसिटर वगैरह लगाएंगे, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा इसमें से करंट जाएगा कि नहीं जाएगा, AC है तो जाएगा कि नहीं, DC है तो जाएगा कि नहीं, वो पता होना चाहिए। ये इतनी कहानी समझ में आए, चलो ठीक है। अब मैं कुछ आगे की बातें बताता हूँ, ये पॉज करके छाप लेना इसको। इम्पीडेंस की बात करते हैं। इम्पीडेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। ठीक है, देखो अभी जो बताने वाला हूँ प्रतिबाधा इम्पीडेंस के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था सर्किट थ्योरी में, बट यहाँ पर इसका फिर से थोड़ा डिटेलिंग बता रहा हूँ, काम में आएगा। देखो कोई भी सर्किट है, मान लो उसमें से कोई वायर है, ऐसे वायर जा रहा है, वायर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जो बैरियर क्रिएट करेगा, उसको रुकावट जो क्रिएट करेगा उसके पाथ में, वो जो रुकावट क्रिएट करता है, वो रुकावट जो होती है वो दो तरीके से क्रिएट होती है, दो चीज़ों की वजह से होता है। एक तो होता है प्रतिरोध, R जिसको लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं, R, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टेंस, R, जो सिंपली आप पढ़ते हो बचपन से। एक होता है X से लिखते हैं इसको, X, इसको बोलते हैं प्रतिघात, रिएक्टेंस, प्रतिघात, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, ठीक है। जो एक्चुअल में जो टोटल रुकावट होती है वो इन दोनों की वजह से आती है। किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, प्रतिरोध और प्रतिघात की वजह से। और इन दोनों की वजह से टोटल रुकावट आती है, और वो जो टोटल रुकावट है उसको ऐसे लिखते हैं, Z से लिखते हैं इसको, क्या है ये, कैपिटल Z, और इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। और इसको इन दोनों की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, R प्लस आयोटा X। आयोटा को फिजिक्स में जब भी काम में लेते हैं तो आयोटा नहीं लिख के इसको लिख देते हैं J, तो इसको मैं लिख रहा हूं J, J, और इसको क्या बोल देते हैं, इम्पीडेंस बोल देते हैं, प्रतिबाधा बोल देते हैं, ये है प्रतिबाधा, इम्पीडेंस है ये। ठीक है, क्लियर है, ये Z है अपना। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, छोटे छोटे एलिमेंट्स की बात करूं तो जैसे आप 3 एलिमेंट पढ़ते हो, बेसिक जो एलिमेंट होते हैं वो 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, वो ऐसे होता है। एक होता है कैपेसिटर, संधारित्र, उसको ऐसे बनाते हैं। एक होता है इंडक्टर कॉइल, होता है प्रेरक कुंडली। ये 3 चीजें होती हैं, ये बेसिक एलिमेंट होते हैं 3। ये R से लिखते हैं, इसको C से लिखते हैं, इसको L से लिखते हैं, 3 चीजें होगी। ये R प्रतिरोध के बारे में तो आप जानते हो कैसे क्या काम करता है। ये X वाला जो पार्ट है ना, प्रतिबाधा, जो सॉरी प्रतिघात है, जो रिएक्टेंस है, ये एक्चुअल में ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो आपके पास करंट आ रहा है, जैसे AC आ रहा है, जैसे DC आता है तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन जब AC आता है तो AC वाला क्या करता है, AC में मतलब ऐसा सिग्नल आ रहा है। अब ऐसा सिग्नल आ रहा है, उसमें करंट भी आ रहा है, और करंट है तो वोल्टेज भी है, मतलब तो करंट और वोल्टेज ऐसे ऐसे करते हुए आ रहे हैं। अब ये अगर कोई एलिमेंट के अंदर प्रतिघात है, प्रतिघात मतलब रुकावट ही, तो वो रुकावट किस किस तरीके से पैदा करता है, वहाँ पे कैसे क्रिएट होता है। ये एक्स वाला पार्ट क्या करता है, उसकी जो कला है, उसकी फेज है, फेज मतलब उसका एंगल, उसके एंगल को चेंज कर देता है। जैसे पहले वोल्टेज और करंट मान लो ऐसे दोनों साथ साथ चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, वोल्टेज और करंट, मतलब करंट का वैल्यू मिनिमम तो वोल्टेज का वैल्यू भी मिनिमम, करंट का वैल्यू मैक्स बढ़ रहा तो वोल्टेज का भी बढ़ेगा, दोनों साथ साथ चल रहे थे ऐसे। लेकिन जब ये सामने आ जाता है तो करंट और वोल्टेज क्या होता है, आगे पीछे खिसक जाते हैं, मतलब ऐसे साथ साथ चल रहे थे, जैसे आया ये ऐसे आगे पीछे हो गए, मतलब अब किसका बढ़ रहा है, किसी का कम हो रहा है, किसी का बढ़ रहा है। वोल्टेज का वैल्यू जब बढ़ रहा है तो करंट का वैल्यू कम हो सकता है, आगे पीछे हो जाते हैं। ये चीज़ है। ये कौन करता है, ये वाला, ये फेज को बदल देता है, ये कला को बदल देता है, कला में परिवर्तन करता है ये वाला पार्ट। आई बात समझ में। जैसे प्रतिरोध होता है ना, रेसिस्टेंस, उसके अंदर ये x 0 होता है, केवल सिंपल रेसिस्टेंस है, वो कोई कला में परिवर्तन नहीं करता, वो कोई रेसिस्टेंस जो है वो फेज में कोई चेंज नहीं करता। लेकिन जो अपना कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर कला में परिवर्तन कर देता है, उसकी फेज को चेंज कर देता है। एल भी क्या होता है, फेज को चेंज कर देता है। जो टोटल जो आपके पास में रुकावट है, जो टोटल बैरियर है, उसको बोलते हैं इंपीडेंस, प्रतिबाधा, और वो दो चीजों से मिलकर बनी है, रेसिस्टेंस से, और ये जो वाला एक है रिएक्टेंस से, प्रतिरोध से और प्रतिघात से, इसको टोटल को बोलते हैं प्रतिबाधा। क्लियर है, चमका, ये बात है। अब ये वाला जो पार्ट है ना x, ये x कैपेसिटर के लिए और इंडक्टर कॉइल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग होता है। ऐसे होता है, जैसे अगर मैं बात करूं कैपेसिटर के लिए, संधारित्र के लिए, तो कैपेसिटर के लिए संधारित्र है, संधारित्र में क्या होता है, संधारित्र के लिए जो x होता है वो क्या होता है, XC बोल देते हैं, C फॉर कैपेसिटर, XC, C, इस XC का वैल्यू होता है 1/j⍵c। आई बात समझ, 1/j⍵c। ओमेगा तो क्या होता है, 2πf होता है, तो XC जो होता है वो ऐसे होता है 1/j2πfc। ये होता है किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। एक बार मैं ये यहाँ पे जगह ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई कर दो, जे क्या आयोटाई तो है, तो इसको ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो आ जाएगा जे, और नीचे जे स्क्वायर हो जाएगा, मतलब माइनस आएगा, -2πfc। मतलब जो कैपेसिटर का जो प्रतिघात है वो ये है, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो ये है। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो ये रिएक्टेंस है, ये फॉर्मूला आगे मैं काम में लूँगा बहुत जगह पे, पूरे आगे वाले 3rd यूनिट में भी काम में आएगा, ये वाला 4th में भी काम में आएगा। x = क्या, या तो आप ये ध्यान रख लो, ये सबसे स्मॉल फॉर्मूला है, इसको ओमेगा को 2πf लिख दिया, ये इस तरीके से लिखते हैं। XC में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और ये नेगेटिव जो आ रहा है वो नेगेटिव क्या शो कर रहा है, वो नेगेटिव ये शो कर रहा है। एक बार मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ, मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर बना देता हूँ छोटा सा, ये हो गया। अब ये जो XC है ये ऐसे इधर देखना, वोल्टेज जो होता है, जैसे मान लो कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है, मैं इसको ऐसे निकाल लूँ, V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। अब कैपेसिटर है तो उसमें R तो है नहीं, उसमें क्या XC है, तो IXC ऐसे हो गया। V बराबर IR होता है ना, IR की जगह क्या X है कैपेसिटर में, तो XC हो गया। तो ये जो आएगा ना VC = I, और XC जो है वो क्या है, कैपेसिटर का नेगेटिव है। XC कैसा है, नेगेटिव है ना कैपेसिटर का, कैपेसिटर का XC नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, मैं जो बताने चाह रहा हूँ। कैपेसिटर का XC नेगेटिव है, और XC नेगेटिव है तो VC का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा एक तरीके से। ये नेगेटिव का क्या सेंस है, इस चीज़ को समझना। XC नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसकी वजह से VC नेगेटिव हो जाएगा। VC नेगेटिव होने का मतलब है कि VC पीछे रह जाएगा, मतलब करंट आगे निकल जाएगा और VC क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। मतलब पहले ऐसे दोनों साथ साथ चल रहे थे,
अब करंट आगे निकल गया और ये पीछे पीछे चल रहा है, ये पीछे हो गया ऐसे, समझ रहे हो? ये एक करंट आगे निकल गया, VC पीछे हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव की वजह से VC नेगेटिव हो गया, नेगेटिव मतलब पीछे रह गया। तो फेज जो है वोल्टेज क्या हो जाता है, पीछे रह जाता है, करंट आगे चला जाता है, मतलब करंट आगे चला गया, मतलब करंट लीड करता है इसमें, करंट क्या करता है, आगे चलता है, करंट लीड करता है इस चीज में। AC जब कैपेसिटर से जाएगी तो क्या होगा, करंट ये लीड करेगा। आई बात समझ में? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर अभी मैं कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा हूँ कि कैपेसिटर का XC कितना होगा। अब इंडक्टर कॉइल के XC की बात करें, XL होगा उसमें, इसमें XC है तो उसमें क्या होगा, XL होगा। क्लियर है? ये चीज उसका XL कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, पहले ये छाप लो यहाँ तक पॉज करके इसको छाप लेना। मैं अब कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर कॉइल के बारे में बताऊंगा, संधारित्र उसके बारे में, प्रेरक कुंडली के बारे में। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, पॉज करके छाप लेना। इंडक्टर कॉइल की बात करते हैं अब। इंडक्टर कॉइल, इंडक्टर कॉइल जो होता है प्रेरक कुंडली बोलते हैं इसको, प्रेरक कुंडली। प्रेरक कुंडली इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, किससे, L से, और इसको जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये ऐसे शो करते हैं इसको L से। अब देखो प्रेरक कुंडली का जो XL होता है वो ऐसे होता है, XL होता है, L फॉर प्रेरक कुंडली के लिए L से रिप्रेजेंट करते हैं, L प्रेरक कुंडली इंडक्टर कॉइल को बताता है। ये होता है J ओमेगा L, वो क्या था 1/j ओमेगा सीधा, ये क्या है J ओमेगा L, और ओमेगा को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2πf, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf, ये हो गया L। ये बात समझ में? अरे क्लियर है ना? ये इंडक्टर कॉइल के लिए होता है XL, और ये देखो पॉजिटिव ही आ रहा है, हमारे को J ऊपर लेके आना होता है, उसमें नीचे था तो हमने J से मल्टीप्लाई करके J को ऊपर लेके आए थे, मतलब आयोटा को। तो ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो अगर मैं इसके ऊपर वोल्टेज कैलकुलेट करूँ, मान लो इसके ऊपर कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है, इधर से करंट I जा रहा है, तो इसके ऊपर जो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज V = I × X, और क्या है L, और R की जगह क्या काम में ले रहे हैं, L X काम में ले रहे हैं ना, क्योंकि R तो है नहीं ना, ये इंडक्टर, ये प्रतिरोध थोड़ी ना है, ये तो क्या इंडक्टर कॉइल है। हो सकता है कि इसके तार का, इसके वायर का भी कुछ प्रतिरोध हो, जब वो प्रतिरोध उसका रेसिस्टेंस हो तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। अभी केवल इसकी प्रतिघात के बारे में बात करें, रिएक्टेंस के बारे में, तो ये IXL आ जाएगा, इस पे वोल्टेज जो भी खर्च होगा VL लिख लेता हूँ, ठीक है। तो VL = क्या आएगा, I × XL, और XL क्या होगा, XL ये आएगा पॉजिटिव है, तो XL पॉजिटिव है, XL पॉजिटिव है, इसका मतलब है क्या होगा, XL पॉजिटिव तो VL क्या होगा, पॉजिटिव होगा, VL पॉजिटिव मतलब VL आगे चला जाएगा, करंट पीछे रह जाएगा। इस बार, पिछली बार करंट आगे था तो इसके अंदर वोल्टेज आगे चला गया, वोल्टेज लीड करेगा, तो वोल्टेज लीड करेगा, करंट पीछे रह जाएगा। तो जो आगे पीछे रहने का मतलब है कि जो कला है उसकी परिवर्तित हो जाएगी, कला चेंज हो जाएगी, वोल्टेज आगे रह जाएगा, करंट पीछे रह जाएगा। चमका? ये है इसके बारे में। तो यहाँ पर वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज आगे रहता है, वोल्टता आगे रहता है, वोल्टेज आगे रहता है, और उसमें धारा आगे रहता था, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? एक सेकंड मुझे टाइम देख लेने दो। 10 मिनट है अपने पास में। ये बात समझ में आई? क्लियर है? इस चीज़ को अभी हम लोग सर्किट से भी समझ सकते हैं कैसे, पर अब मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ। ये तो समझ में आ गया कि संधारित्र और प्रेरक कुंडली, कंडक्टर, इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर कैसे काम करते हैं, लेकिन वो AC और DC के साथ में कैसा बिहेव करेंगे, AC और DC लगाऊं तो कैसा बिहेव करेंगे, वो बात करते हैं। ये पॉज करके यहाँ तक छाप लेना, मैं आगे बात करता हूँ। AC और DC लगाएंगे तो कैसा बिहेव करेंगे, देखो
मान लो कि एक रेसिस्टेंस है, ये प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पर मैं डीसी लगा दूँ, एक डीसी बैटरी लगा दी, ठीक है। यही काम मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर जब मैंने एसी लगाई, एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा कर लेगा, छोटा कर लेते हैं इसको। ये रेसिस्टेंस है, ये एक डीसी बैटरी लगा दी मैंने, डीसी बैटरी लगाई, ये लो डीसी है, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता। डीसी बैटरी लगाई, यहाँ से जो करंट चल दिया, यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज करंट कुछ ना कुछ करंट मिलेगा तो वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे, और वोल्टेज जो मिलेगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, I × R, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट करना हो तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, I × R। डीसी करंट फ्लो होगा तो डीसी के लिए आ जाएगा, एसी करंट फ्लो होगा तो एसी के लिए आ जाएगा। एसी अगर लगाता हूं मैं यहाँ पे, इसी सर्किट में अगर मैं एसी लगा देता, अल्टरनेटिंग करंट, तब करंट थोड़ी देर इधर जाता, थोड़ी देर इधर आता, तो वोल्टेज जो आता इस सिचुएशन में वो IAC के अकॉर्डिंग वोल्टेज आता, ये एसी का हो जाता, ये डीसी का हो जाता, ठीक है। ये सेम सिचुएशन चलती रहती है। अगर मैं ये सेम गेम कैपेसिटर के साथ में करूं तो, कैपेसिटर मान लो कैपेसिटर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने, ये यहाँ पे ये बैटरी है, डीसी बैटरी है, ठीक है। अब देखो डीसी बैटरी है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, इसका XC होगा कुछ ना कुछ, और XC क्या होता है, 1/J2πfc, ये होता है ना XC। XC क्या प्रतिघात है, रिएक्टेंस है। तो ये कितना रिएक्टेंस, कितनी रुकावट, कितना बैरियर क्रिएट करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा ना XC का वैल्यू। अब देखो DC आ रहा है, DC आ रहा है तो DC के लिए F कितना होता है, 0, और DC के लिए F 0 होता है, तो DC के लिए F 0 तो DC के लिए XC कितना हो गया, F 0 रखते हैं, XC कितना हो गया, इन्फानाइट। और XC इन्फानाइट होने का मतलब समझ रहे हो, XC इन्फानाइट मतलब अनंत रुकावट उत्पन्न करेगा, इन्फानाइट बैरियर है, मतलब करंट को जाने ही नहीं देगा। इसका मतलब कि इस सिचुएशन में जो करंट आएगा वो क्या आएगा, 0, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। चमकी बात, मतलब डीसी कैपेसिटर के साथ में फ्लो ही नहीं होगी। लेकिन जब अगर मैं एसी लगाऊं, इसके साथ में अगर एसी लगाऊं, अल्टरनेटिंग करंट लगाऊं, अब अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, थोड़ी देर करंट ऐसे फ्लो होता है, थोड़ी देर करंट ऐसे फ्लो होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट का F 0 नहीं होता, F 0 नहीं होगा तो XC अनंत नहीं होगा, अनंत नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना कुछ होगा तो मतलब बैरियर इनफाइनाइट तो नहीं होगा, कुछ होगा तो पूरी तरीके से नहीं रोकेगा, करंट तो फ्लो होगा। इस सिचुएशन में F इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होता फ्रीक्वेंसी AC के केस में, ये AC है, तो ये क्या होगा, जो करंट होगा, करंट भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ्लो होगा, नॉन जीरो होगा। तो कैपेसिटर AC को जाने नहीं देता, DC को जाने नहीं देता, AC को जाने देता है। ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, अरे क्लियर है। ये कैपेसिटर के लिए हो गई कहानी। तो पहले आप ये छापना, फिर ये छापना। अब इंडक्टर कॉइल की ओर बात कर लेता हूं मैं, इंडक्टर कॉइल की। ये अगर इंडक्टर कॉइल है, ये DC लगा दी मैंने, तो इसमें तो XL क्या होता है, J ओमेगा L, ओमेगा मतलब 2 पाई FL ये होता है, और DC लगाया मैंने यहाँ पे। अब देखो F 0 होता है, इसमें क्या होता है, F 0 होता है, F 0 होगा तो XL क्या होगा, XL 0 होगा DC के लिए। XL 0 मतलब इसको रोकेगा ही नहीं, जितनी आ रही ना उतनी ही जाने देगा, रोकेगा नहीं, बिल्कुल भी रोकेगा नहीं। मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा इसके अंदर, अरे VL इक्वल्स टू I इंटू XL होता है ना, तो XL 0 इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0, मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने देगा। अगर DC लगा दिया और इंडक्टर कॉइल लगाया तो इंडक्टर कॉइल बेचारे को कुछ भी उसमें बैरियर क्रिएट नहीं करेगा, जैसे आ रहा है वैसे चलता जाएगा, आगे चला जाएगा करंट। क्लियर है, ये इसमें हो जाएगा।
बट एसी में क्या होगा, एसी में यहाँ पर वही है एक्स एल बराबर जे 2 पाई एफ एल, ये है। तो यहाँ से करंट निकलेगा, फ्रीक्वेंसी है कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो एक्सएल कुछ ना कुछ होगा, मतलब कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करेगा, बैरियर क्रिएट करेगा। तो बैरियर क्रिएट करेगा तो वोल्टेज तो ड्रॉप होगा। यहाँ पर VL 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। जितना भी होगा VL इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, VL इक्वल्स टू आई इंटू एक्स एल आ जाएगा, आई इंटू एक्स एल, ये आ जाएगा। तो देखो क्या चीजें समझ में आई, एसी और डीसी का कैपेसिटर और इंडक्टर कॉइल के साथ में क्या प्रभाव है, और रेसिस्टेंस तो दोनों के साथ एक जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन कैपेसिटर जो है डीसी को तो जाने ही नहीं देता, एसी को जाने देता है। ये जो इंडक्टर कॉइल है ये डीसी का वोल्टेज खर्च नहीं करता, डीसी को नहीं रोकेगा, बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, लेकिन मतलब उसका वोल्टेज खर्च नहीं करेगा, और एसी का थोड़ा वोल्टेज खर्च करेगा। तो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये कैपेसिटर के लिए कहानी होगी, ये कैपेसिटर की कहानी होगी, संधारित्र की, ये प्रेरक कुंडली की एल की, और ये आर की, ये आर की कहानी, ये सी की कहानी, और ये एल की कहानी। तीनों की स्टोरी समझ में आई कि कैसे कैसे कैपेसिटर और ये इन एसी और डीसी के साथ में काम करता है। ठीक है, ये 1 मिनट बचा है, अभी मैं इसका इलस्ट्रेशन भी शो नहीं कर सकता, बट मैं एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसमें शो कर ही देता हूँ। 1 मिनट बचा है, पूरी तरीके से तो क्लियर नहीं हो पाएगा, बट फिर भी देखो हल्का फुल्का हम लोग देख लेते हैं। देखो ये डीसी लगा हुआ है, डीसी के साथ में कैपेसिटर लगाया है, करंट 0 एम्पियर शो कर रहा है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा। बट यहाँ पर देखो ये एसी लगाया है, कैपेसिटर लगाया है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये दिख नहीं रहा है, ये डायग्राम थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बाकी इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से देखो प्लस माइनस चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट थोड़ी देर इधर रहेगा, थोड़ी देर इधर रहेगा, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे ही अगर इंडक्टर कॉइल के साथ में बात करूँ, प्रेरक कुंडली के साथ में, तो प्रेरक कुंडली में देखो ये डीसी लगाया है, डीसी में करंट फ्लो हो रहा है, ये कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा डीसी के लिए। एसी के लिए इसके लिए डीसी के लिए कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा, जाने देगा। ये एसी के लिए है, एसी के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पे रुकावट उत्पन्न करेगा, थोड़ा बैरियर क्रिएट करेगा, मतलब थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, और इसके अंदर कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? तो वो जो मैंने बताया था अभी, ये जो सारी कहानी समझाई थी, ये सारी कहानी यही थी। ठीक है, ये कैसे करंट को आगे पीछे कर देता है ये हम आगे पढ़ेंगे, जब पूरा डिटेल पढ़ेंगे ना, तब ये आगे पीछे की कहानी है, जो डायग्राम दिख रहे हैं ना कैसे आगे पीछे होता है, ये आगे